बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे दुनिया में जो अफरा तफरी है और जंग का माहौल है और सारी दुनिया जिससे इफ़ेक्ट है, आज चाहेंगे उस पर मुसलसल हम कंटिन्यूसली सेशन करते आ रहे हैं और आज भी कर लें। जो जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी वो अब तक जारी है और आज 28 मार्च है। कमोबेश एक माह गुजर गया है मगर जंग जो है वो थम नहीं रही। हर तरफ से हमले हैं। हालांकि कई बार ये कहा गया ट्रंप की तरफ से, अमेरिकन सदर की तरफ से, कि जंग 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए हम बंद कर रहे हैं, मगर हमले बदस्तूर जारी हैं। इस तरफ से अमेरिका, उस तरफ से ईरान इसराइल पर मीज़ाइल और ड्रोन के हमले कर रहा। न सिर्फ ये मगर खलीजी ममालिक में जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ भी वो अपने मीज़ाइल दाग रहा है। अब अगर देखा जाए इस सारे जंग के सूरत हाल में कि हमने इसमें 4 फेजेस देखे हैं। सबसे पहले जो डायरेक्टली गैर एलानिया जंग अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान पर हुई, तो उसके बाद दोनों तरफ से वार शुरू हुई। एक फ़ेज़ ये हुआ कि उन्होंने अपने तौर पर ये कोशिश की कि जिस तरह वेनेज़ुएला को हमने फ़तह कर लिया, डोमिनेट उस पर हो गए, तो हम यहाँ हो जाएंगे। इनके रूहानी पेशवा खामनाई साहब को मारा गया, मगर उसके बाद जंग में और शिद्दत आ गई। तो दूसरा फेज़ ये हुआ कि अमेरिका और इसराइल ने अपने हवारियों को, इत्तेहादियों को साथ लेने की कोशिश की, मगर ये भी कोशिश नाकाम गई। बरतानिया पीछे हट गया, इसके अलावा जर्मनी पीछे हट गया और इसके साथ दूसरी जो तमाम यूरोपियन क़ुव्वतें थी वो उनके साथ नहीं आई। और ये कह के कि आपने हमें इसकी मजबूत दलील नहीं दी और इसका हमें ठोस सबूत नहीं दिया, कोई ऐसा सबब नज़र नहीं आता जिस पर ईरान पर हमला किया जाए, या आपने इस पर हमला क्यों किया। और हद ये हो गई कि अपने ही मुल्क अमेरिका में सेनेट और कांग्रेस में ये बात इनके चली जिससे ये साबित नहीं कर सके कि ईरान पर हमला क्यों किया गया। अब तक ये रिपोर्ट है कि कमोबेश 70% अफराद ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए और उसके ख़िलाफ़ राय दे रहे हैं कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई जिसका कोई भी जवाज़ नहीं था। उसके बाद तीसरा फेज़ ये था कि मजहबी जंग का रंग इख्तियार कर लिया गया कि इसे मजहबी रंग दिया जाए और दुनिया के तमाम मज़ाहब इसमें शामिल हो जाएं, जो कि इन अमेरिका और इसराइल को फ़ायदा होगा, मगर ये भी कोशिश नाकाम गई। अब चौथा फेज़ जो आ रहा है वो चौथा फेज़ क्या है? इस चौथे फेज़ में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान को सालसी का किरदार मुकर्रर करने के लिए अमेरिका ने उसे बीच में रखा है और उसके अलावा ईरान का भी हमारे ऊपर एतमाद है। मगर ये सूरत हाल तो है, मगर अब चौथा फेज़ बहुत गमगीन है। वो ये है कि जो डिफेंस कोऑपरेशन मुआहदा है, दिफाई मुआहदा है, वो मुख्तलिफ ममालिक का मुख्तलिफ ममालिक से है। तो अब इसराइल और अमेरिका ये चाह रहे हैं कि जिनका मुआहदा जिस मुल्क से है उसे छेड़ा जाए तो दूसरा मुल्क उसमें आ जाए और वो ख़ुद वहाँ से तमाशा देखे। अब क्या है कि पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ है। अगर सऊदी अरब को छेड़ा जाए तो फिर पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा और वो ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ लड़े। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म ने ये इंकशाफ किया है, दी टाइम्स ऑफ इसराइल में आया है कि इसराइल ने 3 मरतबा बैतुल मुक़द्दस पर हमले इस वजह से करने की कोशिश की कि मजहबी जंग छिड़ जाए, मगर वो नाकाम हुए। इसके अलावा अगर दिफाई मुआहदों को देखा जाए तो कुवैत का तुर्की के साथ है और तुर्की के अलावा भी बरतानिया के साथ है, और इसके अलावा बहरीन का देखा जाए, ओमान का देखा जाए तो वो भी यूके बरतानिया के साथ है। अगर इन ममालिक पर हिट की जाएगी तो फिर वो ममालिक भी आएंगे जो कि अब तक खामोश है और उन्होंने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह यह है कि इन खलीज ममालिक में सिर्फ अमेरिकन अड्डे को टारगेट किया गया था और अब इसराइल अमेरिका चाह रहे हैं कि इनको भी हिट किया जाए। अब अगर सूरत हाल इसराइल की देखी जाए तो क्या सूरत हाल है? अब रिसेंटली तल अबीब यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट शाया की है, कल की ये रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि 2024 से 25 और 26 तक बड़ी गमगीन सूरत हाल है इसराइल में। 2024 में 1 लाख इसराइली वहाँ से चले गए, 25 में 2 लाख चले गए, मजमूई तौर पर 3 लाख इसराइली वहाँ से चले गए। वजह अनसर्टेनिटी थी, जिससे वहाँ की स्किल्ड लेबर और बहुत पढ़े लिखे लोग निकल गए, जिसमें स्पेशली उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को कहीं भी किसी मुल्क में काम मिल जाता है और वहाँ सेटल हो जाते हैं।
اور بڑی المناک انہوں نے پوزیشن یہ بتائی ہے، رپورٹ بتائی ہے کہ اب جنگ کے بعد اکنامی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہوں نے فگر دی ہے تل ابیب یونیورسٹی نے کہ 75 ارب ڈالر جو کہ نقصان ہو چکا ہے، اگر جنگ چلی تو 70 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے گا اور اسرائیل بالکل اکنامی طور پر کولیپس ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اور لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ سائیکلوں پر سے اس ملک میں جا رہے ہیں، نکل رہے، اس کے علاوہ پانی کے جہازوں میں جا رہے ہیں کیونکہ فلائٹس نہیں چل رہی، اور حالت یہ ہے کہ کوئی بھی وہاں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ ایک آدھ منٹ کے بعد سائرن بجتا ہے اور وہ بنکرس میں چلے جاتے ہیں۔ مختلف انٹرویوز ہیں جو ٹائمز آف اسرائیل نے بھی دیے ہیں کہ وہاں کی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، بزنس مین ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب اگر نتیجے کے طور پر دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران حاوی ہو چکا ہے اور اسرائیل اور امریکہ ذہنی طور پر، اکنامی طور پر پست ہو چکے ہیں۔ اب اگر مزید جنگ چلی تو اب دونوں طرف سے نقصان ہوں گے۔ اسرائیل، امریکہ تو بیٹھ جائے گا مگر اس کے ساتھ ایران کو بھی نقصان ہوگا۔ اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خرگ، آئس لینڈ، جہاں ایران میں ہے، جہاں ایران کے 90% تیل کے ذخائر ہیں، اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ فلیگ فورس استعمال کی جائے، جو کہ یہ اصطلاح آ رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، کہ زمینی فوج کو بھیجا جائے اور وہ وہاں قبضہ کر لیں، 90% تیل ہمارے حصے میں آ جائے۔ مگر ایران نے بھی کام پکا کر لیا ہے کہ انہوں نے سرنگی بارودیں بچھا دی ہیں، اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو وہ وہاں سے ان کو اڑا دیں گے۔ مگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہمیں اتنا مضبوط ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں ان کو بلوچستان کے اڈے چاہیے جو کہ پاکستان نہیں دے گا، اور یہاں سے کویت کے اڈے ہیں جہاں سے ان کی پوزیشن مضبوط نہیں ہوگی۔ ان سارے منظرنامے میں ایران کو یہ نقصان ہوگا کہ ان کے خلیج ممالک کے اتحادی ان کے آگے آ جائیں گے، مگر سب سے بڑا نقصان اسرائیل اور امریکہ کو جو ہوا ہے اور ہوگا کہ وہ معاشی طور پر بالکل بیٹھ جائیں گے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں جو اخلاقیات کی قدریں ہیں وہ بھی ان کی پست ہو گئی ہیں اور گر گئی ہیں۔ آخری ایک جملہ جو ایران کے پاسداران انقلاب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہا ہے کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہاں ایران نے کہا ہے کہ ہم جیسے تم جیسوں سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک ہم جیت نہ جائیں اور تمہاری طاقت کے پرزے نہ کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔